ये केस जो है 1968 में संपत जी ने जीता हुआ है, 5 बेंच में भी, 13 बेंच में भी, और वही थे जो ओरिजिनल इसके पिटीशन होल्डर थे जिन्होंने पिटीशन की थी। जो पहले की आप जजमेंट बता रहे हैं, उसमें और आज जो फैसला आया है, इसमें क्या अंतर क्या है? मतलब ये जो पिटीशंस लगाई गई थी, ये इसलिए लगाई गई थी कि 370-35 ए जो है इल्लीगली तोड़ा गया है, और वो जब जजमेंट आई थी या तब जब पिटीशन की गई थी, वो फ़र्क क्या है इन दोनों में? देखिए, जो आप ये देखें कि लिटरली जो फ़र्क है कि उस वक़्त जो 1968 में 370 का हुआ था, उसमें ये मेंशन था क्लियरली स्टेटमेंट और जजमेंट में कि डिसोल्यूशन भी अगर होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो भी जो है 370 और 35 से जो है वो चैलेंज नहीं होगा। वो वहाँ पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि अनडिस्प्यूटेडली वहाँ पे उन्होंने क्लियर जजमेंट दी थी ये। और आज का जो ये बता रहे हैं, आज इन्होंने कोई नया क्लॉज़ निकाला है कि प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर्स यूज़ करके डायरेक्टली जो है 370 या 35 से जो है वो हटा सकता है। अब 370 और 35 से ऐसा क्या है, उसको हटाने से क्या फ़ायदा है ऐसा, या उसके जाने से हमें क्या नुकसान है? मैं वो बताता हूँ जी। आपको। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ मडैंग। संपत प्रकाश जी एक जाना-माना चेहरा जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उन पे जो ज़िम्मेवारियाँ थी, वो ज़िम्मेवारियाँ जो हैं, उनके द्वारा हमारे साथ बैठे हुए हमारे मेहमान शेख रियाज़ साहब को जो है उनके द्वारा सौंपी गई हैं। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे अपने व्यूज़ रखने के लिए अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आपने मुझे मौका दिया। शेख साहब, अगर बात करें हम हिंद मज़दूर सभा की, क्या है ये हिंद मज़दूर सभा और कैसे ये जो है लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है? हिंद मज़दूर सभा के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज़ेशन फेडरेशन है, जो एआईटक और इंटक के बाद 3rd यूनियन जो है 3rd फेडरेशन आती है इंडिया में। टोटल मेंबरशिप जो है इस वक़्त हिंद मज़दूर सभा की 28 स्टेट्स में इट्स अबाउट 8 करोड़। तो 8 करोड़ एक्टिव मेंबर्स हैं जो हिंद मज़दूर सभा के मेंबरशिप में हैं। पूरे पैन इंडिया में हिंद मज़दूर सभा जो है काम करती है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनएम्प्लॉयड यूथ, यूथ एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो उस सब के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म जो है हिंद मज़दूर सभा सबको प्रोवाइड करती है। संपत प्रकाश जी के जाने से कितना नुकसान जो है हिंद मज़दूर सभा को हुआ है, और आप उनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाएँगे? देखिए, संपत प्रकाश जी के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ही वाज़ अ ट्रू नेशनलिस्ट, सबसे बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट इंडिया के, और एक विज़नरी, एक लेजेंडरी फिगर थे वो, हमारी जे-एंड-के में स्टेट लेवल पे और नेशनल एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल लेवल पे। तो उनसे कम्पीट करना या उनके बराबर में खड़ा होना, वो तो मैं समझता हूँ कि ना कोई पहले था, ना है, तो ना होगा। क्योंकि वो एक लेजेंड थे, और आपको पता है जो लेजेंड्स होते हैं दे नेवर डाई, वो हमेशा यादों में रहते हैं। ही वाज़ अ लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। जो नॉलेज उनको था, जो होल्ड अपने सब्जेक्ट पे 5000 ईयर्स जो हमारी हिस्ट्री है जे-एंड-के की, जो उस पे उनका होल्ड था, वो किसी भी लीडर में, किसी हिस्टोरियन में, किसी भी आप रिसर्चर में नहीं क्या कहते हैं, ना मिलेगा, ना उनके बराबर कोई वहाँ पे स्टैंड करता है। जी। तो हिंद मज़दूर सभा का अब जो है, अब जैसे कि उन्होंने वो चले गए, ही वाज़ माय गॉडफ़ादर, पॉलिटिकल गुरु। तो अब वो जिस तरह उन्होंने पूरी उम्र अपनी जो है ट्रेड यूनियनिज़्म में लगाई, डेमोक्रेटिक वे से ट्रेड यूनियनिज़्म चलाई, स्ट्राइक्स की, एजिटेशंस की, और सारा जो उनका जो पूरा जो कंसंट्रेशन था वो था अनएम्प्लॉयड यूथ पे, वर्कर्स पे, ट्रेडर्स पे, कि उनकी कंडीशंस जो है कैसे इम्प्रूव की जाएँ, कैसे उनके लिए वो पूरी उम्र लड़ते रहे विदाउट एनी गेन्स, विदाउट एनी पर्सनल मोटिव्स, कुछ भी नहीं। बस वो अपने आप को उन्होंने अपनी आवाम के लिए ही रखा हुआ था कि किस तरह किसी का भी कोई भी काम हो, कोई परेशानी हो तो कैसे वो उसको वो करें। उन्हीं के नक्शे कदम पे अब जिस तरह उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जाने से पहले 21 जून 2023 को मुझे नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया है स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ हिंद मज़दूर सभा कश्मीर में, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी हिंद मज़दूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू जी भी आए थे, नेशनल प्रेसिडेंट आए थे, और डेलीगेट्स हिंद मज़दूर सभा के आए थे। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे ये दी थी कि उनका जाते हुए ये व्यू था कि यार कि मैंने अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी वर्कर्स के लिए, और जो पेंशनर्स हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं,
तो सिविल सोसाइटी उसके लिए अपना मैंने पूरा काम किया। अब वो चाहते थे कि यूथ को कैसे अब वो इन्वॉल्व करें हिंद मजदूर सभा में, सो दैट कि एक पैरेलल एक उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि हिंद मजदूर सभा जो है इट इज़ ए पॉलिटिकल, लेकिन वेरी मच प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इश्यूज हैं वो दूर हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि जहाँ एक पैरेलल आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक पैरेलल आपको एक जगह मिले जहाँ आप अपने व्यूज़ रख सको, अपनी परेशानियां बता सको, आप डिस्कस कर सको, अपने फ्यूचर के बारे में खुद डिसाइड कर सको। तो इसकी हमारी एचएमएस की कोई एफिलिएशन नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। वी आर टोटली ए पॉलिटिकल इन नेचर। तो हम उसी पैटर्न पे अब जिस तरह हमारा कश्मीर है प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस में हमने अपना स्टेट काउंसिल जो बनाई है, जो अपॉइंट हुई थी जून में ही हुई थी, उनकी प्रेजेंस में ही हुई थी, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी प्रेजेंस में ही हुई थी। तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज़ भी हमारी बन गई हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी हमारे बन गए हैं। तो आने वाले कुछ टाइम में आप देखेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 और 2 मंथ्स कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो हमारी जो बॉडी होगी वो पूरी फंक्शनल होगी। लोग आएंगे, यूथ आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, सब वो हमें ज्वाइन करें और हम उनको बताएंगे कि कौन सी स्कीम में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। शेख साहब, संपत प्रकाश जी बेसिकली कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, फिर भी उन्होंने आप पे भरोसा जताया। जी, अब इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो मेरी उनके साथ इंटरैक्शन लास्ट 4-5 ईयर्स से हुई, मैं उनके साथ काफ़ी बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में गया। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी न्यू दिल्ली में लास्ट ईयर, मैं उसमें गया और काफ़ी उनके साथ मेरी बातचीत होती रहती थी। तो कहीं न कहीं उनको लगता था कि बीइंग अ यूथ, मैं मतलब, और जिस हिसाब से जो पॉलिटिकल मुझे थोड़ी-सी, जो मैं खुद को कहूँगा कि जो थोड़ी-सी पॉलिटिकल समझ मुझे है, जो एनालिसिस है या जो एनालिटिकल माइंड है, तो उनको लगता था कि शायद मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं वो उनका जो है लेगेसी आगे उनके हिसाब से, उनके नज़रिए के हिसाब से मैं चला सकूँ। तो शायद इसीलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। शेख साहब, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर, कहाँ पे देखते हैं आज की स्थिति क्या है 5 अगस्त 2019 के बाद की, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसको कैसे देखते हैं आप 370-35 ए पे? देखिए, संपत प्रकाश जी ने 370 और 35 ए का जो केस था, दैट ही फॉट इन 1968 एंड ही वन द जजमेंट। उसमें ये डिक्लेयर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि बेशक अगर डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होगी तो भी ये जो जजमेंट है दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, और वो चैलेंज नहीं हो सकती। तो लेकिन और उसमें था कि ना वो अमेंड हो सकता है, ना वो कैंसिल हो सकता है, ना वो। लेकिन ये है कि अब जो प्रेजेंट जजमेंट जो है, 5 जजेस जो बेंच में, उन्होंने पहले ये केस 1968 में जीता। उसमें क्लियर वर्डिक्ट था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहे या ना रहे, 370-35 से नहीं हटेगा, नहीं जाएगा, ना चैलेंज होगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर से अपील की और 13 जजेस बेंच में जो है उन्होंने ये केस जीता। तो वो तो आप गूगल में हर जगह जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे प्रेजेंट है, संपत वर्सेस स्टेट, वो आप क्लियरली वो दे सकते हैं। तो आज हमारा भी वही स्टैंड है कि बेशक आज अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है हमारी 370 और 35 ए पे, तो फिर भी हम जो है क्या कहते हैं, हम अपील करेंगे। उनकी जजमेंट बेशक सही होगी लेकिन फिर भी हम अपील करेंगे। हम देखेंगे क्या लीगैलिटीज़ हैं, क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, तो हम फिर भी अपील करेंगे, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है अपील करना। हम जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम दोबारा से अपील करेंगे वहाँ पे। देखते हैं फिर फर्दर लीगल एक्शन जो होगा वो क्या होगा, कि लीगल वे क्या होगा, वैसे फॉलो करेंगे। पहले जो पिटीशंस हुई थी, क्या उसमें आप भी पार्टी थे? जो असली पिटीशन 370 पे और 35 ए पे हुई है वो तो संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ही है। लेकिन जो बाकी पिटीशंस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने या इंडिपेंडेंट किसी ने की होंगे, वो सब क्लब की थी संपत जी के उसके साथ। तो मेन जो है वो तो संपत जी का ही है। हाँ, आज जो मैं कहूँ ये यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी है, विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो सब ये क्लेम कर रहे हैं, वो आज 370 और 35 ए की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी गवर्नमेंट्स उनकी थी, पावर में थे, तब उन्होंने इस रेजोल्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन की इस चीज को, इस चीज जब ये अब कह रहे हैं कि टेम्पररी था,
370 और 35A की जो एक्चुअल जो पिटीशन थी वो संपत जी ने ही फाइल की थी 1968 में। जजमेंट भी उनके फेवर में ही है, जजमेंट उनके हक में थी, स्टेट के हक में थी। और जो अब जो प्रेसिडेंट आप देख रहे हैं, तब से पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी जो गवर्नमेंट में आई, विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने 370 और 35A को परमानेंट करने के लिए कोई ना एफर्ट किया, ना कोई उनका कोई वे आउट था, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। हाँ, अब एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, तो क्या कहते हैं, अब उनके पास कोई ऐसा, मुझे लगता है कोई ऐसा मुद्दा नहीं है अदर देन 370 और 35। अब हर कोई उसको रिवाइव कर रहा है, हर कोई ये क्लेम करना चाहता है, हर कोई ये अपने आप को वो टैग करना चाहता है कि हम ही इसके जो हैं मतलब वो थे, हम ही वाली वारिस थे, हमने ये किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, ये केस जो है 1968 में संपत जी ने जीता हुआ है, 5 बेंच में भी, 13 बेंच में भी। और वही थे जो ओरिजिनल इसके पिटीशन होल्डर थे, जिन्होंने पिटीशन की थी। जो पहले की आप जजमेंट बता रहे हैं, उसमें और आज जो फैसला आया है, इसमें क्या अंतर क्या है? मतलब ये जो पिटीशंस लगाई गई थी, ये इसलिए लगाई गई थी कि 370-35 ये जो है इल्लीगली तोड़ा गया है, और वो जब जजमेंट आई थी या तब जब पिटीशन की गई थी, वो फ़र्क क्या है इन दोनों में? देखिए, जो आप ये देखें कि लिटरली जो फ़र्क है कि उस वक़्त जो 1968 में 370 का हुआ था, उसमें ये मेंशन था क्लियरली स्टेटमेंट और जजमेंट में कि डिसोल्यूशन भी अगर होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो भी जो है 370 और 35 से जो है वो चैलेंज नहीं होगा। वो वहाँ पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि अनडिस्प्यूटेडली वहाँ पे उन्होंने क्लियर जजमेंट दी थी ये। और आज का जो ये बता रहे हैं, आज इन्होंने कोई नया क्लॉज़ निकाला है कि प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर्स यूज़ करके डायरेक्टली जो है 370 या 35 से जो है वो हटा सकता है। अब 370 और 35 से ऐसा क्या है, उसको हटाने से क्या फ़ायदा है ऐसा, या उसके जाने से हमें क्या नुकसान है, मैं वो बताता हूँ जी, आपको। जी। 370 और 35 ए में आप देखिए कि वो क्या था, वो महाराजा हरि सिंह जी ने 1947 में हमें एक स्पेशल स्टेटस दिया था जे&के वालों को, हुँ, जो हम अपनी लापरवाही की वजह से गँवा चुके हैं। हुँ। लेकिन उसमें था क्या? उसमें था कि आपकी जॉब सिक्योर रहेंगी, आपकी लैंड सिक्योर रहेगी। तो आप मुझे बताइए, इस वक़्त मैं कहता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, अगर वो कहते हैं कि वन नेशन थ्योरी पे ही काम करना हुँ, है, वन नेशन थ्योरी पे ही सारा होना चाहिए, हुँ, तो 370 और 35 से हटाने के बजाय भी, उसके अलावा भी वो बहुत से कदम उठा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो हमेशा यूनाइटेड रहे इंडिया से। सिर्फ़ वो हटाना, लैंड आप हिमाचल में लैंड परचेज़ नहीं कर सकते। हुँ। एज़ पर 371 आप महाराष्ट्र में नहीं कर सकते, आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते। जब वहाँ नहीं हटा, तो यहाँ पे 370 और 35 से हटाने का फ़ायदा क्या है? हाँ, उससे क्या हमें कोई जॉब्स मिल रही हैं, उससे क्या कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, कोई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, कोई यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है, कोई फॉरेन एवेन्यूज़ हो रहा है, कोई फॉरेन ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ़ इट्स ओनली फॉर द डेमोग्राफिक चेंजेज़ के लिए, ताकि वहाँ से लोग आएँ, यहाँ पे बसें और एक डेमोग्राफ़ी जो है यहाँ की चेंज हो। तो वो तो एक स्पेशल स्टेटस हम सबके लिए था। वो सिर्फ़ कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए नहीं था, वो जम्मू डोगरास के लिए था, पहाड़ीज़ के लिए था, एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी हम सब जे&के के जो सिटीज़न्स थे, उनके लिए था वो। आज हमें उसका नहीं पता चल रहा, लेकिन हम आने वाले टाइम में, आने वाली जनरेशंस जो हैं, वो खुद फ़ील करेंगी कि भई उस वक़्त हमें ये 370-35 से कितना इम्पोर्टेंट था, जो हमारे हाथ से चला गया। लेकिन इसमें ये भी तो कहा जाता है ना कि यहाँ पे कानून जो थे जम्मू कश्मीर के अलग थे, झंडे जो हैं वो 2 लगा करते थे, वो एक करने के लिए जो ये 370 कहीं न कहीं एक रोड़ा बनता था। देखो आप कि अभी भी 370 की जब आप जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में देखोगे या पढ़ोगे, तो उसमें लिखा जाता है कि सबको ये पता है, जनरल पब्लिक को, कि भई 370 हट गया। हुँ, लेकिन 370 की जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे, स्टडी करोगे, उसमें लिखा होता है कि यूजिंग द पावर्स ऑफ 370, ये वर्ड आप अच्छे से, मैं आपको कह रहा हूँ, यूजिंग द पावर्स ऑफ 370, फिर वो अमेंड करते हैं। दैट मीन्स 370 अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से गया नहीं है, वो हटा नहीं है, ना वो कभी हट सकता है। सुप्रीम ये कोर्ट की जी जजमेंट के बाद आप भी? जी आप ये वेरीफाई कीजिए कि हुँ, 370 यूजिंग द पावर्स ऑफ 370। तो जब आप किसी चीज़ की पावर यूज़ करो, दैट मीन्स वो पावर एग्जिस्ट करती है, तो आप यूज़ कर रहे हो ना। हुँ, तो यूजिंग द पावर्स ऑफ 370, तो खाली अगर हटाना है 370 35, तो लेकिन उससे देखो आप कि झंडे की बात या बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब आप अलग रखो, क्योंकि वो एक लंबा एक डिबेट है, उसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल उतना व्यू जो है हम एचएमएस के होते हुए नहीं दे सकते। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि विद पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग
फ्यूचर कि ये जो 370 और 35 से हमारे हाथ से गया है, इसका हमें सिर्फ नुकसान ही होगा। जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वो तब पछताएंगे। हम्म। तो ये 370-35 से आपने कहा कि महाराजा के समय का जो है उनका दिया हुआ है, तो क्या ये सेंटर की तरफ से लगाया गया था या जे.एंड के महाराजा जी की तरफ से? इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पहले जिस तरह जब कश्मीर का इशू स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जब एक्सेशन हुआ है, तब महाराज जो थे यहाँ के महाराजा हरि सिंह जी शायद, तो उनके जब 1947 में ये सब हुआ तो तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया के साथ एक्सीड किया, एक्सेशन जो किया है, उस वक़्त उन्होंने किया। लेकिन फिर भी ये उस वक़्त भी ये प्रेज़ेंट था 370, जो 370 आर्टिकल था, ये किसने बनाया? आर्टिकल किसने दिया है ये? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब है कोई चीज़ तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में वही चीज़ होती है जो लीगल होती है। इल्लीगल चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती हैं, जहाँ तक मेरा थोड़ा-सा नॉलेज है। तो जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 370 क्लियरली डिफाइंड है, 35 ए क्लियरली डिफाइंड है, तो वो तब भी लीगल था, आज भी लीगल है। तो पूरे भारत में 371 है, लेकिन 370 कहीं पे नहीं है, ऐसा क्यों? सिर्फ जे.एंड.के में क्यों था? हाँ, इसके बारे में तो मुझे कुछ मतलब क्लियरली वो नहीं है, लेकिन ये हाँ, यहाँ पे जो तब 1947 में जो बना था दैट वाज़ 370 सब क्लॉज़ 1। तो वही था कि जो चैलेंज नहीं हो सकता था, वही है जो क्या कहते हैं, यहाँ पे एप्लीकेबल था। इसके बारे में मैं इतना ही बताऊँगा आपको। अब कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं कि 370 जाना था, चला गया, 371 लगा दिया जाए। अब देखो, अब ये एक टेक्निकल बात आ जाती है जो एक लेमैन नहीं समझता। आप 370 हटा देते हो, 371 लगा देते हो, उसमें और उसमें क्या फ़र्क था? 370 में क्या था? उसमें भी यही था कि जो है आपके पास जो राइट्स थे या जो आपका लैंड इश्यू था 35 में, जॉब्स का ये था। 371 में जब लैंड का ही इश्यू है, तो वो मैंने आपको पहले ही क्लियरली मेंशन किया कि डेमोग्राफी ही चेंज करनी है, बाकी तो कुछ है नहीं। नहीं, बाकी तो कुछ ऐसा फिर नहीं है ना। तो 371 भी नहीं ना देंगे अगर सरकार को वैसा ही नहीं, कुछ नहीं, दिमाग में हो। जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है, जहाँ तक मेरी अपनी थोड़ी-सी स्टडी है, मुझे नहीं लगता है कि अपना 370 चला गया, 35 ए भी चला गया और 371 भी कभी जे एंड के में नहीं आएगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट जो है वो बना दिया जाए ताकि जम्मू का हक जो है जम्मू को मिल सके। क्या लगता है आपको, मतलब जम्मू को अगर अलग स्टेट बना दिया जाता है या बन सकता है कभी जम्मू अलग स्टेट? जो मेरा पर्सनल अपना व्यू है, मैं तो यही कहूँगा, जो स्टेट हमारी थी दैट वाज़ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब जो जम्मू कश्मीर स्टेट है और लद्दाख तो एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, तो वही जो है एग्ज़िस्ट करेगी। जम्मू का सिंगल सेपरेट स्टेट होना जो है वो जहाँ तक मुझे लगता है पॉसिबल भी नहीं है और वो हमारे हक में भी नहीं है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम जम्मू प्रोविंस, आई एम ऑल्सो फ्रॉम जम्मू रीजन। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो हमारे पास उतनी नहीं है जितनी कश्मीर में अवेलेबल हैं। तो जम्मू कश्मीर एज ए आइडेंटिटी इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, हर जगह आप देखेंगे जम्मू कश्मीर ही एक आइडेंटिटी है। जम्मू का अलग होना वो तो हो गया कि आपके पास कोई इशू नहीं है, तो आप कोई कभी बोलता है कि जम्मू अलग करो, कोई कभी बोलता है कुछ करो, पहाड़ीज़ का कुछ करो, कोई कहता है एससी एसटी का। तो ये जो एजेंडाज़ होते हैं ये अलग होते हैं, लेकिन ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि स्टेट तो जम्मू एंड कश्मीर की थी और वही रहेगी। संपत प्रकाश जी की अगर हम बात करें, वो खुद एक कश्मीरी पंडित थे और वो चाहते थे कि कश्मीरी पंडितों की जो है घर वापसी हो। कैसे देखते हैं, सियासत तो बहुत हो रही है लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो पा रही है? देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखानी चाहिए, लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। अब आप देखिए कि कुछ कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहती हैं कि भई अगर कश्मीरी पंडित जो हैं हमारे भाई वहाँ से जो डिस्प्लेस हुए थे, कि उनको वापस भेजा जाए, लेकिन उनको सेपरेट कॉलोनीज़ बना के दी जाए। लेकिन वो कॉलोनी की ज़रूरत क्या है? जब वो अपनी ही स्टेट में, अपने ही घर में, अपने ही आंगन में वापस जाना चाहते हैं, तो आप उनको कॉलोनी बना के एक वो करके वी डोंट वांट एनी इज़राइल इन कश्मीर, सिंपल। ये तो वही बात है, जिस तरह वहाँ पे वो ऑक्यूपेशन हुई, वो इल्लीगल ऑक्यूपेशन नहीं, उन्होंने अपने घर जाना है। जब उनका दिल करेगा वो मोस्ट वेलकम अपने घर में आराम से उनको कौन-सी परेशानी है? क्योंकि अभी आप देखो, कम से कम मेरे हिसाब से 20-30 हज़ार या उससे ज़्यादा कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ जो हैं कश्मीर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना में है,
कोई इशू नहीं है। अब बाकी कभी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, उसमें बड़े फैक्टर्स होते हैं, वो कभी किसी के हाथ में, एजेंसीज़ के हाथ में होते हैं, कभी नहीं होते हैं। उनका अपना घर है, जब मर्ज़ी उनका दिल करे वो जा सकते हैं। उनको अपने घर जाना है, उनको किसी उसमें किसी ऑक्युपाइड या कुछ किसी उस कॉलोनी में जाने की क्या ज़रूरत है? वो तो अपने घर जा रहे हैं, जब मर्ज़ी जाएँ। इंसान को अपने घर जाने में, आने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। शेख साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद की अगर हम बात करें, कश्मीर में जिस तरह से पत्थरबाजी, आतंकवाद या रात के समय घर से बाहर निकलना, आज के समय में वहाँ पे ना पत्थरबाजी है, आतंकवादी में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। रात को लोग जो हैं घरों से बाहर निकलने में कोई डर नहीं लगता है और टूरिस्ट जो है वो बेधड़क होके घूम रहा है। देखो, इसके लिए तो हम सब एप्रिशिएट करेंगे सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है, बाकी है कि उनके एफर्ट्स की वजह से ही कि ऐसा एक कंड्यूसिव एक एटमॉस्फेयर बना कश्मीर में कि वहाँ पे ना इस वक़्त पत्थरबाज़ी हो रही है, ना कोई वहाँ पे कोई मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई मतलब अब कभी अनटोवर्ड इंसिडेंट कभी कुछ हो जाता है, वो कभी कंट्रोल में होता है, कभी नहीं होता। लेकिन वो तो हमें एप्रिशिएट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे होम मिनिस्टर को, अमित शाह जी को, कि किस हिसाब से उन्होंने मैनेज किए हैं, जो अफ़ेयर्स हैं वहाँ पे। काफ़ी अच्छी डिप्लॉयमेंट भी है इस वक़्त, बाकी चीज़ें भी हैं और मुझे नहीं लगता कि पहले जैसे हालात ख़राब हैं। टूरिस्ट ही आप देख लो, लाखों के हिसाब से टूरिस्ट आ रहे हैं, करोड़ों की अर्निंग हो रही है, तो सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। उनका जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल रहा है और जो हमारे यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस है, तो उनके भी काफ़ी अच्छे एफर्ट रहते हैं, हर वक़्त वो लोगों के, आवाम के मतलब काम खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं, तो हमें भी उनके साथ वैसे ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए। शेख साहब, अब बात करें हम हिंद मजदूर सभा की, आपको स्टेट अध्यक्ष बनाया गया है, क्या इसमें लद्दाख भी आता है या लद्दाख अलग है? नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का बनाया गया है क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट या टेरिटरी जो है, मुझे वो ऑर्गेनाइज़ेशन का हेड बनाया गया हुआ है। तो लद्दाख में भी हमारी जो है इस वक़्त डिस्ट्रिक्ट कमेटी फ़ॉर्म हो चुकी है, वो भी हमारे साथ हैं क्योंकि देखो अब हिंद मज़दूर सभा जो है कहीं न कहीं पेंशनर्स वेलफेयर के लिए भी काम करता है। सीनियर सिटीज़न्स के लिए भी करता है, सिविल सोसाइटी के लिए भी करता है। तो हमा अब पेंशनर तो हर एक हिस्से में, हर एक कोने में हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में, तो हम उनकी भी बात करेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म से, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं पेंशनर्स की, कभी डीए इश्यू होता है, कभी एरियर्स का होता है, कभी कुछ और इश्यू होता है, हेल्थ कार्ड होता है, ये जॉब सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, हम तो ये गवर्नमेंट से करेंगे कि देखो अब जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ कितनी है जे-एंड-के में। मिनिमम वेज एक्ट जो है हर स्टेट में इंडिया में लगता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो एप्लीकेबल नहीं है। तो हम एलजी सर की गवर्न जो मतलब डिपार्टमेंट है एलजी की और जो है, उनको भी हम ये करेंगे रिक्वेस्ट कि भई जो कम से कम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको मिनिमम वेज एक्ट के अंडर लाया जाए सो दैट कुछ नहीं तो कुछ मंथली स्टाइपेंड उनको मिले कि उनका भी खर्चा-पानी, गुज़ारा उनका भी चले। और जो पेंशनर्स डिमांड है, अब आप देखो जो वर्किंग क्लास हैं, उनकी आप उनके लेबर क्लास के जो इश्यूज़ हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उनको बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे एलजी को भी और क्या कहते हैं, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको भी कि यहाँ पे ईएसआई हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएँ, सो दैट वर्कर्स की जो है, जो मतलब बेरोज़गार या कोई ऐसा जो बीपीएल के अंडर आए, जो जहाँ महँगे हॉस्पिटल्स में वो इलाज नहीं करा सकते, तो उनको वहाँ पे फ्री इलाज मिले। फ्री तो उसी लिए हिंद मज़दूर सभा तो उसी काम में लगी हुई है। जी, तो क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारा यूथ है इस वक़्त, क्योंकि यूथ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस वक़्त। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि यूथ ऑफ जे-एंड-के जो है वो खुल के बढ़-चढ़ के हिंद मज़दूर सभा को जॉइन करे, हमारी पॉलिसीज़ को सुने, हमारे ऑब्जेक्टिव्स देखें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि हमारा पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस या कोई लेना-देना नहीं है। हमारे ये एक पैरेलल फ़ोर्स है कि यूथ को कैसे हमने, अब देखिए आपकी जिस समय आपको मेंशन करूँ यहाँ इम्पोर्टेंट, जो हमारे अभी रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब अटल डुल्लू जी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे। जब वो पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है बहुत अच्छा काम किया, एक विज़न डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, सॉइल कंज़र्वेशन, रेन हार्वेस्टिंग, बहुत से वो जो ऑप्शंस हैं उन्होंने हमें दिए, उन्होंने वो विज़न डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर किया और लेट संपत प्रकाश जी से शेयर किया। उसी पैटर्न पे, उसी विज़न डॉक्यूमेंट पे हम एचएमएस का जो है अब आगे बढ़ाना चाहते हैं कि किस तरह अनएम्प्लॉयड यूथ को आप
उसमें ला सकते हो, उस प्लेटफ़ॉर्म पे ला सकते हो। कितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कितनी उनकी फंडिंग है, कैसे मिलेगी, किस डिपार्टमेंट कौन-सा डिपार्टमेंट आपको हेल्प कर सकता है। तो वो सारा जो है हम एचएमएस के थ्रू हर एक अनएम्प्लॉयड यूथ को पहुँचाएँगे और जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम आएगी वहाँ हम एज़ ए फैसिलिटेट उनके लिए काम करेंगे। जी, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ शेख नासिर रियाज साहब, प्रेसिडेंट हिंद मजदूर सभा जम्मू कश्मीर व लद्दाख। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।